यानी अस्थि वक्रता, इसे लॉर्डोसिस भी कहते हैं, इसे हॉलोबैक भी कहते हैं, इसे स्वैबैक भी कहते हैं। ये जो अलग अलग जो नाम है ना, इनको सबसे ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, आप इस पर ध्यान दें। अब सबसे पहले बात करें कि जो हॉलोबैक, लॉर्डोसिस या फिर अस्थि वक्रता हिंदी का शब्द है या स्वैबैक है, इसका संबंध किससे है? तो पहली एकदम क्लियर बात है कि मेरुदंड से है। इसका संबंध किससे है? मेरुदंड से है। अब मेरुदंड में कहाँ से है ये भी हमें पता करना। तो इस विकृति में मेरुदंड की लंबर वर्टिब्रा का मतलब होता है कि कमर। आपने स्लिप डिस्क जो होती है, एक डिफॉर्मिटीज होती है, उसके बारे में सुना है। हालांकि स्लिप डिस्क है जिसका संबंध नर्व से होता है, यानी जिसमें हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो पंच हो जाती है, प्रेस हो जाती है। स्लिप डिस्क के अंदर आपने देखा ना, बहुत सारा कॉमन दर्द कमर में होता है। और दर्द कैसा होता है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कि कहाँ, कितनी देर, थोड़ी देर, क्या आपका पूरा पैर नीचे भी जाता है? कहाँ पूरा होता है? इसका मतलब आपका नर्व से संबंधित पेन है वो, जहाँ पूरा पीछे नीचे तक एडी तक दर्द जाता है। इसका मतलब तंत्रिकाओं में कंप्रेस है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका लंबी की अगर बात करेंगे तो तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स होती है। तो ये खींच रही है, इसका मतलब आपका स्लिप डिस्क है कि आपका कमर के अंदर। और जब हम एमआरआई कराते हैं तो स्लिप डिस्क आ गया है और इसमें लिखा है क्या? L45। ऐसा सुना है ना आपने? ज़्यादातर यही होता है। ये कॉमन एक दर्द होता है जो कि ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, स्पाइनल कोड है, ये हमारे मेरुदंड के अंदर से होकर गुजरती है और यहीं पर वो कंप्रेस होता है। वो कंप्रेस यहीं पर है। और ये जो वर्टिब्रा होती है इसे कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। इसलिए अगर आपने एमआरआई की रिपोर्ट में अगर पढ़ा है कि L45, L का मतलब लंबर होता है। अब आपको क्या है कि जब भी कोई ऐसी स्लिप डिस्क की आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको इजी रहेगा कि हाँ, क्लास में बताया गया था कि जब हमारी कमर के अंदर कोई भी अगर प्रेस हुआ है नर्व, तो वो L का मतलब क्या होता है? लंबर वर्टिब्रा होता है। यानी यहाँ मेरुदंड की लंबर वर्टिब्रा है जो अस्थियां आगे की ओर यानी पेट की तरफ धंस जाती है और इस विकृति में चलने व खड़े होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर अकड़ा हुआ होता है। कोई ऐसा टीवी सीरियल होगा जिसके अंदर आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। बाघा कौन सा चैनल, वो कौन सा सीरियल है? ठीक है, उसके अंदर बाघा कैसे चलता है? ऐसे चलता है। अब वो वास्तविक डिफॉर्मिटीज उसके अंदर भले ही ना हो, लेकिन वो पात्र एक अभिनय तो कर ही रहा है, अभिनय कर रहा है। इसका मतलब है कि अंदर वो कमर धसी हुई है और ऐसे वो चलने का प्रयास करता है। इसका मतलब सही है कि पहले तो हमारे कुबड़ निकली थी, अब कुबड़ नहीं निकली है, बल्कि कमर अंदर की तरफ धंस गई है, पेट की तरफ धंस गई है, पेट की तरफ आगे बढ़ गई है। इस विकृति में चलने और खड़े होने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस चित्र को आप देखिए, ये सामान्य से अधिक क्या है कि अंदर की तरफ गया है। तो यहाँ कमर के अंदर जो है वो स्थिति बन गई है। ये लॉर्डोसिस की यानी हॉलोबैक या स्वैबैक स्थिति बन गई है। क्या कारण हो सकते हैं हम पढ़ रहे हैं? या तो ये हो सकता है कि जन्मजात, बाय बर्थ, यानी जन्म से ऐसा हो सकता है। ये तो हर जगह कारण मिलेगा आपको, ये तो कॉमन है जिसकी हमने शुरुआत में भी बात करी थी। और संतुलित आहार व पोषण का अभाव, अगर हमने कायदे से सही पोषण नहीं लिया है, संतुलित भोजन अगर नहीं लिया है, तो ऐसी डिफॉर्मिटीज हो सकती है। अनुचित वातावरण की वजह से आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है कि ऐसे कोई वातावरणीय आप मौसम और ऐसा ही कुछ जगह है जिसकी वजह से पानी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उस समय आपकी स्थिति लगातार पानी ऐसा जो फ्लोराइड युक्त होता है, जिसके अंदर, जिस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं हड्डियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ध्यान रखें इस बात का। और ये कुब्बड़ पट्टी आप जीके में से पढ़ते हैं। जयपुर, अजमेर और नागौर, जहाँ ये तीनों हमारे ज़िले जहाँ टच करते हैं,
इनके बीच का एक भाग कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, जहां पर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और वहां पर बहुत सारे लोगों के ऊपर जब रिसर्च किया गया, अध्ययन किया गया, तो उस इलाके के लोगों में ये डिफॉर्मिटीज ज़्यादा पाई गई थी, इसलिए इसका उदाहरण दिया जा रहा है। हमने और भी फ्लोराइड युक्त पानी ज़्यादा देखा है। बाड़मेर के अंदर अगर आप बात करें तो चौटन का जो एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर भी पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो कुछ सिम्टम्स हम सीधे देख सकते हैं, जैसे वहाँ के लोग रेगुलर ऐसे पानी का अगर सेवन करते हैं तो दांत पीले हो जाते हैं, यानी फ्लोराइड जो है वो अपना प्रभाव छोड़ता है। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती है। यहाँ हम एक अस्थि विकृति के बारे में देख रहे हैं, तो जहाँ कुब्बड़ पट्टी यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है। पेट व पीठ की मांसपेशियों का अनुचित विकास, अगर पेट व पीठ की मांसपेशियां अच्छे से डेवलप नहीं है, अनावश्यक अगर मोटापा बढ़ गया है ना, बहुत बड़ा पेट हो गया है, तो पेट क्या है, बाहर की ओर खींचेगा। इधर बाहर की ओर खींचेगा तो अंदर यानी कमर का अंदर धंसना लगभग स्वाभाविक होता है। और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाला रोग, जैसे क्षय रोग की अगर हम बात करें, इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं, इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, और इसे टीबी रोग जो कि हम आम भाषा में जानते हैं। इससे जब बैकबोन के अंदर यानी रीढ़ की हड्डी में जब टीबी हो जाती है तो आपको पता है कि ये कमज़ोर हो जाएगी। जब बैकबोन लंबर वर्टिब्रा हमारी कमज़ोर होगी तो ये अंदर की तरफ धंसेगी, और नियमित रूप से व्यायाम अगर आप नहीं करते हैं तो ये हो जाती है, यानी ये डिफॉर्मिटीज, ये विकृति हो जाती है। ये कॉमन कुछ कारण है हमने देखा है, जिसके अंदर नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना है। ये तो आप हर विकृति में कर सकते हैं ना, हाँ। तो ऐसे और जन्मजात वाला है, और कुछ ऐसा है जो कॉमन है ऐसा। अब हम है कि अस्थि वक्रता या लॉर्डोसिस को ठीक करने का उपाय, आप कौन सा आसन, कौन सा व्यायाम करेंगे जिसकी वजह से ये ठीक होता है। तो देखिए, सीधी खड़ी स्थिति में कमर को आगे की ओर झुकाएं और इसे नियमित रूप से अभ्यास में लें। कहने का मतलब जो भी विकृति हो रही है तो उसके विपरीत का क्या करना है, आसन करना है, उसका ऑपोजिट करना है, क्योंकि इस दिशा में अगर हमने कर दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसका क्या करना है, ऑपोजिशन में करना है। अब हम ऐसे खड़ी स्थिति के अंदर आगे की ओर झुकेंगे, ऐसे खड़े हैं, और उसके बाद में घुटनों को बिना बेंड किए अगर आगे की ओर झुकते हैं तो एक योग का आसन बनता है, उसे कहते हैं पादहस्तासन। यानी पादहस्तासन ये एक आसन है। अब नियमित रूप से ऐसे करेंगे, क्योंकि कमर तो अंदर धंसी हुई थी, अब हम आगे की ओर झुकेंगे तो उसकी ऑपोजिशन की क्रिया हो गई है, यानी अस्थि वक्रता की ऑपोजिशन की क्रिया है। तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। नियमित रूप से अगर आप सिटअप्स करते हैं, सिटअप्स क्या है, हम पीठ के बल लेट जाते हैं। सिटअप दो तरह से करी जा सकती है, एक तो स्ट्रेट यानी पैरों को सीधा रख करके, दूसरा बैंड नहीं है, दोनों ही अच्छी है। यानी यहाँ पर बार बार सिटअप करेंगे तो क्या होगा, कमर सीधी होगी, जो अंदर धंसी वो सीधी हो जाएगी। और पीठ के बल लेटकर अपनी टांगों को 45 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएं, यानी इसे हम लेग रेजेज भी कहते हैं। और शायद आपको याद होगा कि जब हमने पेट की मांसपेशियों को मजबूत किया था, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए लेग रेजेज एक एक्सरसाइज करी थी। हाँ, पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ये कह रहे हैं 90 डिग्री के कोण तक अगर आप उठाते हो तो वहाँ पर है कि अस्थि वक्रता पर इसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा और वो विकृति दूर होगी। तो सीधा लेटकर दोनों पैरों को 45 डिग्री क्या करना है, ऊपर उठाना है, कमर सीधी होगी। और हलासन करें, और हलासन का चित्र आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कमर अंदर धंसी हुई थी और उसका ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं, जिसका क्या है कि यानी सीधे लेटेंगे, पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को अपने सिर के ऊपर से ले जाते हुए पीछे टकरा देंगे, तब जाकर यह विकृति ठीक होगी। तो ध्यान रखें कि हमने कोबड़पन को ठीक करने के लिए कुछ आसन व्यायाम किए, ठीक इसी तरह से यहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम। एक तो पाद हस्तासन जो आसन है वो है, सिटअप्स है, लेग रेजेज है, और हाँ यानी पीठ के बल लेटकर लेग रेज करना है, 45 डिग्री तक उठाना है और हलासन करना है। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा
अस्थि वक्रता को ठीक करने का व्यायाम नहीं है, और उसमें ये दे दें 3 इनमें से और एक दे दिया जाएगा जो पहले वाला है। चाहे चक्रासन दे दे तो चक्रासन से तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, चक्रासन से तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसलिए गौर से पढ़ना है कि कौन सा इसका व्यायाम है और कौन सा नहीं है। और अगर 5-6 ऐसे बिंदु दे दिए हैं और प्रश्न क्या बना है कि अस्थि वक्रता या लॉर्डोसिस को ठीक करने के व्यायाम को चयन कीजिए, तो कुछ इसके दे दिए, कुछ इसके दे दिए, अब चयन करना है। इसका मतलब सभी व्यायाम याद करने हैं। तीसरा डिफॉर्मिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो स्कोलियोसिस। ये भी मेरुदंड से संबंधित है। पहले जो भी बेसिक चीज होती है वो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही नाम लिया कुबड़पन, किससे संबंधित, मेरुदंड से संबंधित। जैसे ही नाम लिया अस्थि वक्रता या लॉर्डोसिस, ये किससे संबंधित, मेरुदंड से संबंधित। और जैसे ही हमने नाम लिया स्कोलियोसिस, ये भी किससे संबंधित है, मेरुदंड से संबंधित है। यानी रीढ़ की हड्डियों का बाईं व दाईं ओर मुड़ जाना ही स्कोलियोसिस कहलाता है। चित्र में भी हम देख रहे हैं, इस स्थिति में मेरुदंड एक वक्र का रूप धारण कर लेता है। एक बहुत सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक विकृति के अंदर वक्र बनता है? स्कोलियोसिस में बनता है और कहीं नहीं बनता। ये भी ध्यान रखें, वक्र शब्द से जुड़ी हुई शारीरिक विरूपता, विन्यास, वो है आपका स्कोलियोसिस। जैसे यदि हड्डियां बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी बाईं ओर मुड़ेगी तो क्या वक्र बनेगा, सी। बाईं ओर मुड़ेगा तो सी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वक्र दोनों ओर मुड़ जाता है या बन जाता है, यानी बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ बन जाएगा। जब बाईं और दाईं तरफ बन जाएगा तो मेरुदंड की आकृति कैसे हो जाएगी, ऐसा आकृति। निम्नलिखित में से किस आकृति में मेरुदंड की आकृति जो है वो एस की तरह दिखती है? तो वो क्या है, स्कोलियोसिस। कैसे दिखती है सर? तो ये देखिए आप, ये पहले बाईं ओर मुड़ी थी ऐसे और फिर ऐसे दाईं ओर। अब बताओ ये एस की आकृति बनी कि नहीं बनी? ये इस तरह से बन जाती है। तो ये जो खास जो विषय वस्तु जो इसमें पूछी जाने वाली है कि एक तो वक्र बनता है, और जब ये बाईं ओर मुड़ेगा सी वक्र बनेगा, बाईं ओर दाईं ओर मुड़ेगा तो एस आकृति बनेगी, एस वक्र बनेगा। जैसे हम और एक चित्र में देख सकते हैं, ये सीधा पीछे से देखे जाने वाला है। जैसे आप मुझे पीछे से देख रहे हैं ना, इसी तरह से इस चित्र को आपको क्या करना है, पीछे की तरफ देखना है। जब पीछे की तरफ ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेरुदंड है, वर्टिब्रल जो कॉलम है, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखता है कि कहीं ना कहीं मुड़ा हुआ है। अब जब बाईं ओर मुड़ता है सी, और जब बाईं और दाईं दोनों तरफ मुड़ता है तब एस। क्या कारण है? जन्मजात कारण हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है। खड़े होने का अनुचित आसन, यानी अब आपसे कहा जाए कि आप खड़े रहें तो आप कौन से आसन में खड़े रहेंगे, या खड़े होने का तरीका क्या होता है? सर हमें जानकारी नहीं है, आज तक हम वैसे ही खड़े रहें, लेकिन अगर आप हमें बता देंगे तो हम ज़रूर उसका फॉलो करेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे खड़े होना है। जब भी आप किसी समारोह में जाते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपकी उपस्थिति अच्छी लगती है, तो खड़े होने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। एक तो अपने कंधों के समानांतर क्या करेंगे, पैर खोलेंगे, जिससे क्या है कि हम संतुलित अवस्था में रहेंगे, हमारा जो बैस है वो चौड़ा हो जाएगा। अब खड़े होने का तरीका ये है आपका, यानी जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का जो वजन होता है दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए, तब आप ठीक स्थिति में खड़े हैं। अब आप ऐसे खड़े हुए अच्छे भी लगेंगे, प्लस सहज रूप में महसूस करेंगे अपने आप को। तो यहाँ मैंने स्थिति बताई है कि आप सीधे खड़े हैं, दोनों पैरों पर अपने शरीर का भार समान है। और अब गलत आसन कौन कौन से हैं सर, वो भी बता दीजिए ताकि उनका ध्यान रखें। गलत आसन ये, अब ये है, अब इसमें क्या है, इसमें मेरा न्यूट्रल हो गया, देखो ये पैर क्या है, न्यूट्रल हो गया। अब ये, अब लंबे समय तक जो है अगर मैं ऐसा खड़ा रहूँगा तो मेरे जो मेरुदंड है उस पर स्कोलियोसिस बनेगा। यह आपने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा, बताओ ऐसे नहीं देखा आपने, ऐसे, या फिर दीवार के पास ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे दे दिया पैर, ऐसे दे दिया, कैसे ही करके, मतलब इस तरह से एक गलत फर्नीचर का या गलत आसन का प्रयोग करते हैं, तब जाकर ये डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो याद रखें,
जहां भी जाएंगे अच्छे आसन का प्रयोग करना है। और कंधों पर भारी वजन का नियमित रूप से ढोना। अब आप बताओ, जब ये हमारा मेरुदंड है स्टेबल है इस तरह से, और इसके ऊपर अगर वजन पड़ेगा तो ये क्या होगा, मुड़ेगा। ये तो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। इसलिए अनावश्यक से हमारी जब गाड़ी होती है कोई भी लोड वाली, उसकी गाड़ी के नीचे पत्ते लगे रहते हैं, पत्ते ऐसे मुड़े हुए होते हैं कि नहीं होते हैं। और जैसे जैसे उस पर वजन बढ़ता जाता है तो पत्ते क्या है, सीधे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कायदे से हमें सीधा रखना है, न कि मोड़ना है। तो अनावश्यक अगर आप भार ऐसे डालोगे तो यहाँ पर मेरुदंड मुड़ेगा, तो स्कोलियोसिस बनेगा। और अनुचित फर्नीचर का प्रयोग नहीं करें, यानी कमर को हमेशा सीधा करके बैठें। यहाँ भी आप सही तरीके से बैठें। कई बार तो बहुत मौज के साथ ऐसे बैठते हैं, जिससे क्या है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। बताओ, अब जब ऐसे आप बैठेंगे तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचेगा। कहने का मतलब वो चेयर टूटेगी, और जब ये चेयर यहाँ से टूटेगी तो इसे हमें किनारे करना पड़ेगा, और दूसरी चेयर तुरंत लानी पड़ेगी। बताओ, उसका हक छीना कि नहीं छीना हमने? क्योंकि वो जो चेयर है वो किसी और के लिए बनी थी, वो कोई और व्यक्ति आता, उसको ज़रूरी थी, वो ले जाता, और उसकी जगह हम ले आए। क्यों ले आए? कि हमने यहाँ पर इसे तोड़ दिया। इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना है जहाँ तक संभव हो। तो कमर सीधी करके बैठे। और बच्चों में रिकेट्स रोग, ये रिकेट्स रोग बच्चों में ही होता है। और किसकी कमी से? लैक ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और जब हड्डियां कमज़ोर होगी तो यहाँ पर शारीरिक विकृतियां भी हो जाती है। अब कारण के पश्चात हम पढ़ रहे हैं स्कोलियोसिस। हमारा जो मेरुदंड है वो या तो सी आकृति में आ गया, फिर दोनों में आ गया एस में। तो उसके क्या क्या ऐसे रोकने के उपाय हैं? तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक डायग्राम है। देर तक आपको इस हैंगिंग स्टाइल में रहना, हैंग यानी लटकना होता है लंबे समय तक। जब आप इस तरह से लटके रहेंगे तो जो भी मुड़ी चीज़ है वो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और ऐसा डेली आदत में लाना है। ये एक हॉरिजेंटल बार का रूप आप देख सकते हैं यहाँ पर, लंबे समय तक यानी हैंगिंग स्टाइल में, यानी लटकी हुई अवस्था में रहना है। तो ये भी प्रश्न है अनुत्तर कि संतुलित आहार व नियमित, ये तो कॉमन है कि नहीं है? जहाँ संतुलित आहार या पोषण आ जाए या फिर नियमित व्यायाम है वो तो कॉमन बात है। उचित आसन का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी कॉमन बात है किसी भी डिफॉर्मिटीज के लिए। और हॉरिजेंटल बार को, इसका मतलब इसके अंदर अलग क्या है कि हॉरिजेंटल बार पर देर तक क्या करना है, लटकना है, हैंगिंग करना है। नींद की झपकियां आ रही है, नहीं आ रही? तो आंखें छोटी कैसे हो रही है बताओ? अपनी भाषा में आंखें मीचरी कैसे हो रही है बताओ? हो रही है? आंखें खोल के रखिए, ऐसे ऊर्जा रहनी चाहिए चेहरे पे। उचित फर्नीचर का प्रयोग, ये भी कॉमन बात है। अभी तक हॉरिजेंटल एक ऐसी उपकरण आया है जिससे हमें क्या ठीक करना है। और तैरने में बैक स्ट्रोक का ध्यान रखिए। इससे पहले हमने कुबड़ पढ़ा, लेकिन वो था बैक स्ट्रोक। ये कौन सा है? ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक का मतलब है यहाँ तक बार बार पानी में ऐसे बाहर निकलना होता है। तो हाथों की कंडीशन क्या है? सामने ऐसे है, इसलिए हमारा मेरुदंड वो कैसा रहेगा? सामने रहेगा, सीधा रहेगा। हम अगर बटरफ्लाई करते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंडीशन है हमारी, यानी छाती तक हम क्या करते हैं, पानी से बार बार बाहर आते हैं। ओवरऑल हमें सर क्या ये पूरी व्याख्या लिखनी है? अरे नहीं लिखनी भाई, हमारा सब्जेक्टिव नहीं है बल्कि कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है तो एक शब्द याद रखिए, कौन सा? ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है कौन सी डिफॉर्मिटीज को ठीक करने के लिए? स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए। और इसे अगर मापना है हमें, कैसे मापेंगे? तो इसके लिए स्पाइनोग्राफ या इसे हम स्कोलियोग्राम भी कहते हैं। स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटीज का मापन किया, मेजर किया जाता है कि हम इसे माप सकते हैं। यानी कुछ डिफॉर्मिटीज इनका मेजर करने के लिए उपकरण भी बने हुए हैं। तो स्पाइनोग्राफ है या स्कोलियोग्राम है, स्कोलियोसिस को मापन करता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि बहुत कॉमन एक डिफॉर्मिटीज है जिसमें हम छोटे बच्चों में तो देख सकते हैं, यानी चपट्टे पैर,
फ्लैट फुट, समतल पैर भी कहते हैं इसे। अगर आ जाए समतल पैर तो वो भी यही होगा, समतल पैर कहें, चपटे पैर कहें या फ्लैट फुट कहें, कि सामान्यतः चपटे पैर शिशुओं में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिशुओं में तो ये होते ही होते हैं, सभी शिशुओं में होते हैं सर, बिल्कुल होता है। यानी लगभग 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में नॉर्मली ये आप फ्लैट फुट की स्थिति देख सकते हैं। सर दिखाओ कौन सा है, तो देखो ये है फ्लैट फुट, ये फ्लैट फुट की स्थिति है, और ये कौन सा है, नॉर्मल फुट है। ये होना चाहिए कायदे से, ये होना चाहिए। अगर ये स्थिति है इसका मतलब फ्लैट फुट है। आज शैशवावस्था के अंदर 6 साल तक अगर ऐसा कुछ है तो इसे आप नॉर्मल समझें कि ऐसा बच्चों में होता है। लेकिन बच्चा ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एज उसकी बढ़ रही है, 9, 10, 11 साल का हो रहा है, और पैर के अंदर अगर उचित मेहराब या आर्क अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। जबकि फ्लैट फुट के अंदर आप अगर ऐसे देखोगे, सर कैसे माप लें, हालांकि पेडोग्राफ एक क्या होता है, उपकरण होता है जिसे हम माप सकते हैं। बाकी अगर सीमेंटेड फर्श होता है, सीमेंटेड फर्श होता है, उसमें पैरों को गीला करके और उस पर चलाने से भी पता लग जाता है कि आपके फ्लैट फुट है या नहीं। हम इस स्थिति को सीधा अगर मांडना जैसे मांडा है, जैसे अपनी भाषा में कहें, तो वो इस तरह से अगर दिखता है, इसका मतलब ये फ्लैट फुट है, समतल पैर है, चपटे पैर हैं ये। और साइड में आपको कैसे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं ना, सीधे दिख रहे हैं। इसका मतलब जबकि कायदे से क्या दिखना चाहिए, मेहराब दिखना चाहिए। साइड से आप पैर को देखेंगे तो नॉर्मल फुट आपका है कि यहाँ पर ये हल्का सा मेहराब दिखना चाहिए ये, जबकि यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, सीधा सपाट दिख रहा है, था पे जो पड़ा है अपनी भाषा में कहे तो ये। अब बताओ है कि नहीं है, सीधा ही पड़ा है ये तो। और जबकि वहाँ पर क्या है, आर्क है। हंसी आ रही है आपको, ऑनलाइन वाले कौन कौन हंस रहे हैं बताओ, देखें वो इमोजी आते हैं आजकल, हंस के बताइए ना। और अगर आप पीछे से भी देखेंगे, यानी एडी की तरफ से भी देखेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेंगे, यानी सीधा दिखेंगे, कहीं भी आर्क नहीं दिखेगा। अब भाई वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए, कैसा कि अगर साइड से देखें हम तो यहाँ पर उचित एक मेहराब दिखना चाहिए। और जब हमें पैर गीले करके अगर सीमेंट वाले फर्श पर चलाया जाए तो भी मानना कैसे होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल फुट है। और ऐसे कायदे से दिखेंगे तो बीच में ये आपको दिख नहीं रहा है, बीच में से भी कायदे को इधर से भी आपको दिखेंगे कि यहाँ पर सही है। तो ये स्थिति है, ये हम देख रहे हैं। जब भी डिफेंस के अंदर कोई भी युवा अगर भर्ती होने के लिए जाता है, बेल्ट की नौकरी के लिए जाता है, तो ये फ्लैट फुट क्या है, अनफिट घोषित किया जाता है। यानी ऐसा युवा या फिर आजकल युवतियां जो हमारी जाती हैं वो भी है, तो इन सब के लिए एक जैसा लागू है। क्योंकि फ्लैट फुट अगर है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, लोअर लिम्ब के अंदर पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, पगतलियों में दर्द होने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो ऐसा सोचा जाता है, ऐसा रिसर्च है कि आपको अगर गेट मैन पर, क्योंकि आप अगर जीडी में है, सामान्य में है, तो आपको ड्यूटी तो दी जा सकती है, संतरी बनाया जा सकता है आपको। संतरी क्या करेगा, खड़ा रहेगा। आपने आर्मी के या फिर डिफेंस के किसी गेट के ऊपर आपने देखा है कि एक जो हमारा जवान है वो एनी टाइम खड़ा रहता है, एनी टाइम खड़ा रहे। इसका मतलब है उसको खड़े होने के लिए घंटों रहना पड़ सकता है उसे, तो घंटों रह सकता है। तो इसलिए अगर डिफॉर्मिटीज है तो वो नहीं रह सकता। इसलिए जो हमारे डिफेंस की जो नौकरियां हैं, जो बेल्ट की जितनी भी नौकरियां हैं, उसके अंदर ये फ्लैट फुट अलाउ नहीं है, ऐसा होना चाहिए नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि चपटे पैर विकृति खेलों में क्या है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी अच्छा प्रभाव नहीं दिखाती है। जैसे पैरों में दर्द होना है, अगर फ्लैट फुट है तो पैरों में क्या होगा, दर्द महसूस होगा और चलने में दौड़ने में कठिनाई होगी तथा खिलाड़ी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता है। चपटे पैरों के कारण घुटने टकराने जैसी विकृति भी हो जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से एक विकृति के कारण दूसरी विकृति हो जाती है, तो वो क्या है,
वो कारण क्या है? फ्लैट फुट। कि फ्लैट फुट या चपटे पैरों के कारण नॉक नीज यानी घुटने टकराने लगते हैं। लगभग ऐसा है जिनके अगर फ्लैट फुट है तो उनके घुटने भी टकराएंगे। अब कोई चमत्कार ही ऐसा है कि नहीं टकराते होंगे, लेकिन औसतन क्या है, जिनके फ्लैट फुट है उनके घुटने भी टकराएंगे। यानी एक विकृति के कारण दूसरी विकृति बन जाती है। तो एक विकृति कौन सी है? चपटे पैर। चपटे पैरों के कारण घुटने टकराने यानी नॉक नीज, जो कि आगे हम पढ़ रहे हैं, नॉक नीज जैसी विकृति हो जाती है। और यंत्र कौन सा है? पेडोग्राफ। पेडोग्राफ से चपटे पैरों का मापन किया जा सकता है। और इसके बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि क्या कारण है भाई ऐसे चपटे जो पैर हो जाते हैं। देखो, हमने नॉर्मली पढ़ा था कि शेषवा अवस्था के अंदर सभी बच्चों में आप फ्लैट फुट देख सकते हैं। उस समय उन बच्चों के लिए वो विकृति नहीं है। अगर और भी आगे ज़्यादा जारी रहती है तब जाकर विकृति बनती है। तो हम बात कर रहे हैं कि चपटे पैर का जो मुख्य कारण है वो पैरों की कमज़ोर मांसपेशियाँ, यानी पैरों की कमज़ोर मांसपेशियाँ हो सकती है, क्योंकि कमज़ोर मांसपेशियाँ शरीर का भार सहन नहीं कर पाती है और पैर चपटे हो जाते हैं। कमज़ोर मांसपेशियाँ होने के वो सहन नहीं किया तो चपटे हो जाएंगे, यानी ऐसे भार बढ़ता जाएगा और पैर चपटा होता जाएगा। यानी जो हमारे पैरों की पगथली की और जो मांसपेशियाँ होती है वो अगर कमज़ोर है, भार को सहन नहीं कर रही है, वो सीधी टिकेगी और लगातार ऐसे टिकते टिकते क्या बन जाएगी? एक विकृति बन जाती है। और शरीर का भार अगर तीव्रता से बढ़ रहा है, भार अगर तीव्रता से अचानक बढ़ जाता है, कई बार बच्चे का हमने देखा है, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम से बढ़े या फिर खान पान की वजह से ज़्यादा फैट लिया तो अचानक भार बढ़ जाता है। जब भार बढ़ेगा तो कहाँ आएगा? पैरों पे आएगा, और वो पैरों की कमज़ोर मांसपेशियाँ इस भार को सहन नहीं कर पाएगी तो कौन सी डिफॉर्मिटी हो जाएगी? फ्लैट फुट हो जाएंगे। नियमित व लंबी अवधि तक भार ढोने से भी, क्योंकि ये भी भार है तो जोर तो पूरा ही पड़ेगा, ऐसा भी है। और यह विकृति वंशानुगत भी होती है, सबसे बड़ा एक जेनेटिक कारण भी है ये। यानी निम्नलिखित में से कौन सी विकृति जो है वो आनुवंशिकता से प्रभावित है? फ्लैट फुट है। यानी कहीं न कहीं अगर पेरेंट्स में या हमारी पीढ़ी में कहीं न कहीं अगर फ्लैट फुट चल रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के अंदर उन बच्चों में भी फ्लैट फुट होने के चांसेज हैं, अवसर बन जाते हैं। इसलिए फ्लैट फुट यानी समतल पैर या चपटे पैर आनुवंशिक भी हो सकते हैं, यानी जेनेटिक प्रभाव भी यहाँ पर दिखता है। अब चपटे पैरों को ठीक करना है तो ठीक करने के लिए उपाय के लिए है कि अधिक समय तक नंगे पैर घूमना। ये तो बहुत कॉमन बात है, अधिक समय तक क्या है? नंगे पैर घूमना है। मोटापे से बचना है, क्योंकि बड़ा यानी मोटापा होगा, बहुत ज़्यादा वजन होगा तो पैर दबेंगे और पैर की मांसपेशियां उस भार को सहन नहीं कर पाएगी और फ्लैट फुट बनेगा। बहुत छोटी उम्र में शिशुओं को चलने के लिए मजबूर न करें। हम तो ये चाहते हैं कि तू जल्दी सा बड़ा हो जा, जल्दी हो जा, तो वो चल चल चलेगा चलेगा, सब समय पर चलेगा, है कि नहीं? 2-2.5 साल का होता है वो रेडी ला देती है, रेडी तो होती है और क्या है। ओ बड़ी टेक्निकल बोल रहे हो कि वॉकर, मैं तो ये कह रहा हूँ वो रेडी होती है जिसमें व्हील लगे, तो वॉकर होता है वो तो, बहुत टेक्निकल नाम है। यानी अब बताओ ये अमूमन होता है कि नहीं होता है? हर एक वो ये चाहता है कि वो जल्दा से हमारा चलने लग जाए और जल्दी जल्दी चले दौड़े ऐसा। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर कि बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चों को चलने के लिए आप बिल्कुल भी मजबूर नहीं करें, उन्हें नेचुरल जिस एज के अंदर वो चलें चलने दें और एड़ियों पर चलने का अभ्यास करें। एड़ियों पर जब चलेंगे तो यहाँ पर पैर की जो पगथली है वहाँ पर जोर पड़ेगा। और रस्सी कूदने का, अब एड़ी पर चलने का प्रयास किया, अब क्या करेंगे? पंजे पर करेंगे। और जब पंजे पर हम रॉप स्किपिंग करेंगे तो वहाँ पर भी मेहराब में यानी पैर की पगथली पे जोर पड़ेगा। तो एड़ी पर भी वर्कआउट करना है और पंजे पर भी करना है। रस्सी कूदना हमेशा पंजे पर होता है, रॉप स्किपिंग कहते हैं उसे। और पैरों को अंदर व बाहर की तरफ करके चलने का अभ्यास भी करना है। पैरों को
अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी चलने का अभ्यास करना, और पंजों पर चलने का अभ्यास करें, वज्रासन करें। ये आसन आपके सामने है। वैसे ये जो आसन है भोजन के पश्चात किया जाने वाला भी है। जब भी भोजन करते हैं तो ये आसन अवश्य करना चाहिए। सर क्या वैज्ञानिक कारण है कि हम भोजन के पश्चात वज्रासन करें? अगर हम इस वज्रासन की स्थिति में पहले तो चपटे पैर ठीक कर लें, ठीक रहेगा ना? हाँ, पहले तो हमने चपटे पैर ठीक करना है। जैसे हम इस कंडीशन के अंदर बैठते हैं तो हमारी पगथलियों पर इसका क्या है, जोर पड़ता है। जो मांसपेशियां हैं, नहीं तो आप बैठकर देखना, जैसे ही हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे तो दोनों पगथलियां हमारी क्या खींचेगी और यहाँ पर जोर पड़ेगा, तो यहाँ पर उचित मेहराब बनेगा, और मेहराब ही तो बनाना है फ्लैट फुट को दूर करने के लिए। अब भोजन से संबंधित बात करें, जैसे हम इस कंडीशन के अंदर बैठते हैं तो हमारे पाचन संस्थान की जो स्थिति है वो नेचुरल हो जाती है। जैसे भोजन करने के तुरंत बाद लेटना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, तुरंत नहीं लेटना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे जो खराब लेटने का जो तरीका है वो दाईं करवट सबसे खराब होती है। देखिए हमारा स्टमक होता है, हमारा जो आमाशय होता है हमारे बाईं ओर होता है। अगर थोड़ा बहुत कोई आराम करना है तो आप बाईं ओर हल्का आप लेट सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आमाशय नेचुरल स्थिति में रहेगा। अब आप दाईं ओर ऐसे, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इधर से, फिर आपको डकारें, एसिडिटी ऐसा कुछ बनना तो वो स्वाभाविक है। तो ध्यान रखें, दाईं तरफ यानी दाईं करवट में नहीं लेटना। और वैसे तो कहा जाता है कि भोजन के पश्चात जितना हो सकता है थोड़ा बहुत आप घूमेंगे तो हमारे जो नेचुरल हमारे जो पाचन संस्थान के जो अंग है वो सही स्थिति में रहेंगे। वज्रासन पर रिसर्च किया गया है कि यहाँ पर जब ऐसे हम बैठते हैं, एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही चलता है, और प्लस हमारे जो भी पाचन संस्थान के जो अंग है, जैसे हमारा हो गया स्टमक हो गया है, छोटी आंत हो गई है, छोटी आंत के सारे भाग 3 भाग हो गए हैं, बड़ी आंत हो गई है, ये सारे नेचुरल, लिवर, हमारे अग्नाशय सारी जो है ये एकदम सही स्थिति में रहेंगे, तब पाचन बहुत सही तरीके से होगा। यहाँ हमने जो आसन दिया है वो भोजन से रिलेट नहीं किया, किससे किया है, फ्लैट फुट को ठीक करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है वो फ्लैट फुट को ठीक करता है, तो वो आसन है वज्रासन। अब हम पढ़ रहे हैं घुटनों का टकराना यानी जेनोवैल्गम। अब घुटनों को टकराना, इसे नॉक नीज भी कहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉक नीज, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, हिंदी वाला ऐसे ही आएगा नॉक नीज, यानी नॉक नीज शब्द हिंदी में ऐसे आ सकता है। जेनोवैल्गम भी इसे कहते हैं। ये दूसरे नाम वाले जितने भी शब्द हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और अभी अभी हमने पढ़ा है चपटे पैर के निम्नलिखित में से किसके कारण वह वो घुटने टकराते हैं, तो चपटे पैरों के कारण, यानी चपटे पैरों के कारण नॉक नीज होता है, यानी घुटने टकराते हैं। तो घुटनों का आपस में टकराना भी आसन संबंधी विकृति है। इस विकृति में टखनों के बीच अंतर बढ़ जाता है। अंडरलाइन करने वाली बात यह है, जब घुटने टकराएंगे तो टखनों के बीच अंतर बढ़ जाता है। हमारे एंकल जो हैं, टखने का जो जोड़ है उनमें अंतर बढ़ जाता है। चित्र में देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए कि वास्तव में जब हमारे घुटने टकराएंगे तो टखनों के बीच में अंतर बढ़ रहा है। कैसे कि यहाँ पर घुटने टकरा रहे हैं दोनों आपस में, लेकिन अंतर किस में बढ़ रहा है, यहाँ टखनों में, यानी ये बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ रहा है, अपार्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से और चित्र हम देखें, अगर यहाँ हमारे घुटने टच हो रहे हैं तो यहाँ टखनों के बीच में क्या है, अंतर बढ़ता है। तो ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस डिफॉर्मिटी या शारीरिक विकृति के कारण टखनों के बीच अंतर बढ़ जाता है, तो वो कौन सा है, नॉक नीज या घुटनों का टकराना है। और व्यक्ति को चलने और खेलकूद की विभिन्न गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घुटने टकराना तो बहुत ही एक ऐसा होता है कि जब भी आप दौड़ेंगे तो घुटने टकराते रहेंगे, तो ऐसे आपस में जब टकराएंगे तो हम गिर भी सकते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब घुटने हैं वो टकराने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला ही कारण जो कि सही सटीक पड़ा है, कौन सा है, चपटे।
यानी चपटे पैरों की वजह से घुटने टकराते हैं। ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से एक विकृति के कारण दूसरी विकृति हो जाती है, तो एक विकृति कारण जो बनता है वो कौन है? फ्लैट फुट यानी चपटा पैर, और इसकी वजह से जो विकृति बन रही है कौन सी? नॉक नीज, या उसे हम जेनु वेलगम कहते हैं। दूसरा नाम भी याद रखना है, जेनु वेलगम भी इसे कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, या उसकी वजह से अभी हमने पढ़ा था रिकेट्स को किस और अन्य नाम से जानते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। और मोटापा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं? नोक नीच हो सकता है। अगर वजन ज़्यादा है, शारीरिक वजन बीएमआई से अधिक है, बीएमआई आती है आपको या भूल गए? बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, उसका अभ्यास करते रहना है थोड़ा थोड़ा, नहीं तो भूल जाएंगे। जब भी आपको समय मिले तो एक आध बीएमआई करके छोड़ दीजिए, ताकि वो हमारी रेंज में बनी रहे। मोटापे की वजह से है। और कम आयु में अधिक भार ढोना, यानी हम इमैच्योर हैं, हम अपरिपक्व हैं, और उसमें भी बहुत सारे छोटे बच्चों को मंडी में डाल दिया और वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो मे भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। और संतुलित आहार का अभाव है, ये तो हर जगह आएगा। संतुलित आहार अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज यहाँ पर बन जाएगी, और स्पेशली कैल्शियम में फास्फोरस की कमी से। और ये किससे प्राप्त होता है? दूध से। इसीलिए कहा जाता है कि दूध के अंदर भले ही फैट ना हो, दूध ठीक हो, लेकिन उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा तो होनी चाहिए। कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है दूध, इसलिए रेगुलर नहीं तो सप्ताह में 3 दिन अवश्य दूध पीना चाहिए। ये अच्छी बात है, ताकि कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर के अंदर, जो कि हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो सप्ताह में 3 दिन अवश्य दूध पीने की आदत होनी चाहिए। सर हम यहाँ दूध जो पी रहे हैं वो कौन सा है पता है आपको? वो सिर्फ दूध सफ़ेद है, तो वही तो चाहिए हमें। वो फैट अगले निकाल ली, हमें फैट नहीं चाहिए। फैट से दूरी बनाइए। फैट तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, ये ध्यान, ये मिल गया मेरे को यहाँ पर। फैट क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। कैसे? ये हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? रक्त नलिकाएं होती है। ठीक है, जितना आप लगातार चिकनाई युक्त भोजन करते जाते हैं, तो ये लसलसा पदार्थ हमारे इन नलिकाओं में किनारे पर जमता जाता है, जमता जाता है, और इन रक्त नलिकाओं को क्या कर देता है? संकड़ा कर देता है। अब हमारा जो ब्लड फ्लो जो होना चाहिए कायदे से, वो नहीं हो रहा है, और कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान में रखें कि ये चिकनाई युक्त पदार्थ जो अब कहते हैं ना चूरमा, हम तो डेली जिमेंगे, तो ये डेली चूरमा जीमने वाली जो बात है, इसे आप नहीं करें। नहीं जीमना है चूरमा डेली, कभी कभार सप्ताह में 1-2 दिन है, वो ज़रूरी भी है, इतनी फैट भी ज़रूरी है, लेकिन डेली चूरमा नहीं जीमना है। इसलिए ध्यान रखें कि अनावश्यक हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब जो दूध दे रहा है ना वो भाई, वो वैज्ञानिक तरीके से आपको एकदम सही दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस, तो मैं सही दे रहा हूं। नहीं तो पूछ लो किसी से, अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं हाँ भर दूंगा कि हाँ सही दे रहे हो। फैट लेस दूध दिया जा रहा है आपको, क्रीम निकाल के दिया जा रहा है ना, वो ठीक बात है कि कैल्शियम की मात्रा तो बनी हुई है, हमें ये चाहिए। तो ये घुटने टकराने के क्या है? कारण है। अब हम बात कर रहे हैं कि नोक नीच को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो, संतुलित आहार तो आ गया है, और घुड़सवारी करना है। जब घुटने टकरा रहे हैं तो हॉर्स राइडिंग करेंगे तो घुटने क्या होंगे? दूर। लंबे समय तक आपको हॉर्स राइडिंग करनी है, तो घुटने जो टकरा रहे थे, लगातार हम ऐसे बैठे रहेंगे, घोड़े के ऊपर हॉर्स राइडिंग करेंगे, तो हमारे घुटने क्या रहेंगे? दूर। इसलिए, और पद्मासन व गौमुखासन, ये पद्मासन की स्थिति है, लिख लो नहीं तो इसके नीचे लिख लो, यानी पद्मासन और गौमुखासन।
पद्मासन और गौमुखासन को नियमित रूप से करना। अगर हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे जो घुटने नज़दीक आ रहे थे वो क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ऐसे याद करना सीधा आसन को कि घुटने दूर जाएंगे। और हमारा जो गौमुखासन है उसकी भी स्थिति यही है, यानी लगातार ऐसा अभ्यास करने से घुटने दूर की तरफ जाएंगे। तो दो आसनों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। और घुटनों के बीच तकिया रखकर देर तक खड़े रहे। सर ये तकिया वाली क्या आपने अपनी मर्जी से लाइन जोड़ी है? नहीं जोड़ी, बिल्कुल बुक्स के अंदर स्पष्ट लिखा है तकिया 1 नहीं 2 नहीं 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दूरी रहनी चाहिए और लंबे समय तक ऐसे खड़े रहे। हमें करना क्या है, घुटनों को दूरी तो करना है, इसलिए लंबे समय तक तकिए की जगह दूसरा कोई ले लो, कुछ भी ले लो, बस उसमें बीच में रहकर लंबे समय तक क्या करना है, खड़े रहना है। तो स्पेशली ध्यान रखें, पूछने वाली बात कौन सी, घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, पद्मासन और गोमुखासन। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। बाहर की ओर मुड़ी हुई धनुषाकार टांगे, इन्हें जानू पैर भी कहते हैं। बड़ी हंसी आई है, जानू पैर भी कहते हैं, क्योंकि उससे पहले कौन सा था, जैनु वेलगम था, वो जेनुवेल। और किस नाम से, बॉल एक्स भी कहते हैं। अभी भी हंस रहे हो, लंबे समय तक हंसने की आदत आपकी, देखो। यानी इसे जानू पैर भी कहते हैं और जेनु वरम भी कहते हैं। ध्यान रखें, वो जेनु वेलगम था। हाँ, ये जेनु वरम है, वो जेनु वेलगम था। इसका मतलब है जो कि हमारे जो पैरों की स्थिति है वो कैसे बन रही है, धनुष की तरह बन रही है। बाहर पहले तो हमारे ये हो रहे थे, ये हो रहे थे, पहले ये टकराए, अब क्या है, बाहर हो गए। कौन से, अपनी भाषा में क्या कहेंगे इसे बताओ। नहीं देखो, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये क्या हो गया, फांसा, बॉल एक्स हो गया है। अब इसमें देखो क्या है, यह घुटनों के टकराने के विपरीत आसन संबंधी, घुटनों के टकराने के क्या है, विपरीत है, यानी ऑपोजिट है। इसमें दोनों घुटनों के बीच, ध्यान रखें, दोनों घुटनों के बीच, घुटनों के बीच काफ़ी अंतर पाया जाता है। और ध्यान रखना, घुटने और टखने में अंतर है। घुटनों को टखने और टखने को घुटनों नहीं समझना है, इस बात का ध्यान रखना है। वो जो टखनों के बीच जो अंतर बढ़ा था वो तो था नोक नीच, और यहाँ घुटनों के बीच क्या है, अंतर बढ़ गया है। घुटनों के बीच अंतर बढ़ गया है, तो ये कौन सा है, जैनुवरम है, और इसे जानू पैर विकृति भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इस विकृति के क्या क्या कारण है, यानी धनुषाकार जो टांगे हैं, बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे, उनका कारण क्या बनता है। एक तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। हमने अभी अभी बात करी थी कि हड्डियों के निर्माणकारी जो तत्व होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस। अगर सर इन दोनों में से एक चुनना हो तो बताओ, कैल्शियम नंबर 1 कौन सा है, कैल्शियम, और दूसरा फास्फोरस आएगा। हड्डियों के और दांतों के निर्माणकारी तत्व जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, और उनमें भी सबसे पहले अगर चुनना है तो कैल्शियम को चुनना है। विटामिन डी की कमी के कारण, यह विटामिन डी है नेचुरली हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। हम सनबाथ करते हैं, और आजकल तो तीखी धूप चल रही है जोरदार वाली, नेचुरल स्नान हो जाता है, आप चलते चलते आते हो तो सनबाथ हो जाता है। और डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं, दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें विटामिन डी होता है, इसलिए विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। और शिशुओं को पैदल चलने पर मजबूर करने से भी ये कंडीशन हो सकती है, और पैदल चलने का अनुचित तरीका। अब सर कौन सा तरीका है बताइए, हम पैदल कैसे चलें। तो पहले तो आपको मैंने बताया था खड़े होने का तरीका, अब हम बता रहे हैं चलने का तरीका है। अब चलने का तरीका ये हमेशा ध्यान रखिए कि एडी सबसे पहले टिकाई जाएगी और शरीर का वजन पगथड़ी के बाहर से होते हुए आना है। ऐसे आपने कई बार अगर गौर से देखा हो, कुछ फिल्मों के अंदर जो है वो सूज दिखाए जाते हैं, उस व्यक्ति को केवल चलते हुए दिखाया जाता है, टकक टकक टकक, उसकी आवाज़ आती है कि नहीं आती उसके अंदर, उसको हमने गौर से नहीं देखा कभी। जबकि वास्तविकता ये है कि वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से चलता है वो व्यक्ति, जो भी एक्टर होता है, जो भी पात्र होता है,
जो बहुत वैज्ञानिक तरीके से चलता है। तो ध्यान रखें, अगर ये हमारा तल है जिस पर हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले एडी टच होगी, एडी, उसके बाद में पैर का बाहरी हिस्सा ऐसे, और ये ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। बाकी जो आपका नेचुरल तरीका है आप तो वैसे ही चलेंगे। अब आप दुकानदार ने जूते तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन उनका शेप बिगाड़ दिया, तो वो किसने बिगाड़ा बताओ? उसने तो एकदम सही दिए थे, लेकिन आपने उनका शेप बिगाड़ दिया। इसका मतलब भैया जो आपका चलने का तरीका है नेचुरल, वो है, क्योंकि सही स्थिति तो बता देनी चाहिए ना कि ये अच्छा तरीका है। तो पैदल चलने का अनुचित तरीका है, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। अब हम पढ़ रहे हैं रोकथाम के उपाय, यानी क्या रोकथाम कर रहे हैं? धनुषाकार टांगे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। संतुलित आहार है, ये तो कॉमन बात है। विटामिन डी व कैल्शियम फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा लेनी है। अब रोजाना जो दूध है उसकी बात कही जा रही है, तो इसका सेवन अवश्य करें। पंजों को अंदर की ओर मोड़कर चलने का प्रयास करें। जब पंजों को अंदर की ओर चलने का प्रयास करेंगे तो घुटने नजदीक आएंगे, क्योंकि घुटने क्या है, दूर गए हुए हैं। तो जैसे पंजों को ऐसे नजदीक करके ऐसे चलने का प्रयास करेंगे तो घुटने नजदीक आएंगे। और अर्ध मत्स्येंद्रासन व गरुड़ासन आसन करें। तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है और ये गरुड़ासन है। दोनों की स्थिति में घुटने नजदीक आएंगे, घुटने यहाँ नजदीक लाने हैं। तो इन दो को आसनों को याद रखें, अर्ध मत्स्येंद्रासन और गरुड़ासन। इन दोनों आसनों में अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो जैनुवरम या जैनुवेलगम, जैनुवरम विकृति ठीक होगी, जानू पैर ठीक होंगे। अब हम अगली एक और विकृति पढ़ रहे हैं, गोल या झुके हुए कंधे, इन्हें राउंड शोल्डर्स भी कहते हैं। राउंड शोल्डर्स भी कहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर कंधे गोल हो जाते हैं। सबसे पहले चित्र दिखाओ सर। ओके, चित्र देखिए। राउंड शोल्डर्स का मतलब होता है ये कंधा सीधा उतर रहा है, यहाँ पे देखिए ये सीधा उतर रहा है, और ये इधर से भी क्या है, सीधा उतर रहा है। जबकि कायदे से कंधा होना कैसा चाहिए, ये होना चाहिए, कायदे से ये कंधा होना चाहिए जिसमें अच्छा लगना चाहिए। जैसे आप ऐसे खड़े रहते हैं तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए, हम माप रहे हैं कि मेरे वाला कैसा है, आप बड़ा एकदम ठीक है। और इधर से भी आप देखेंगे तो साइड में ऐसे उतरते हुए दिखेगा। कुल मिलाकर अगर ऐसे राउंड शोल्डर्स है तो आपके कपड़े में से भी हल्का ऐसा दिखने लगता है। तो नेचुरल जो शेप होता है वो तो इस तरह से ऐसे होना चाहिए। अब क्या है कि ये स्थिति है कि इसका राउंड सीधा कंधे पर उतर रहा है, तो ये राउंड शोल्डर्स होता है। और ये भी जैसे हमने फ्लैट फुट को पढ़ा, ठीक वैसे ये भी क्या है, आनुवंशिकता से प्रभावित है, बिल्कुल है। इस विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं तथा आगे की ओर झुक जाते हैं, जो कुबड़पन का कारण भी बनता है। दो चीजें पढ़ी हमने कि एक तो फ्लैट फुट की वजह से हो जाते हैं नॉक नीच, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर राउंड शोल्डर्स है तो यहाँ पर क्या है, कंधे गोल हो जाते हैं तथा आगे की ओर झुक जाते हैं। और हमने पढ़ा भी था जब आगे की ओर कंधे ऐसे झुकेंगे, तो ये देखिए आगे की ओर जब कंधे झुकेंगे तो यहाँ हल्का आप देख रहे हैं कि कुबड़पन। जब कंधे गोल होकर आगे की ओर झुकेंगे तो यहाँ पीछे पीठ पर कुबड़ भी बन सकती है, जो कुबड़पन का कारण भी बनते हैं। इससे हाथों की हलचल संबंधी क्या है, समस्या होती है। हाथों का हैंड रोटेशन की बात करें, शोल्डर रोटेशन की बात करें, तो ये यहाँ पर अच्छे मूवमेंट हम नहीं कर पाते हैं। अब ये कारण क्या है कि विकृति यानी राउंड शोल्डर्स कैसे हो जाते हैं, उसका कारण है आनुवंशिकता के कारण। ये देखिए, यानी फ्लैट फुट के बाद ये वो दूसरी विकृति है जो कि हेरिडिटी से होती है, आनुवंशिकता से होती है, या इसे हम जेनेटिक भी कहते हैं। और झुकी हुई मुद्रा में बैठने, लगातार झुकी हुई मुद्रा में अगर आप बैठे हैं
तो ये कंडीशन बन जाती है। मैंने आपको कहा था जब भी बैठा जाए तो कमर को सीधा करके बैठना चाहिए। जितना आप झुककर बैठेंगे और लगातार अगर आपकी ये आदत हो गई है तो ये डिफॉर्मिटीज़ बन सकती है। खड़े होने चलने से कंधे गोल होकर झुक जाते हैं। तंग कपड़े पहनने से भी यह विकृति हो जाती है। बहुत टाइट अगर क्लॉथिंग कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो भी ये स्थिति बन सकती है। और अनुचित फर्नीचर का प्रयोग है और पर्याप्त व्यायाम का अभाव, ये तो हर जगह ये आएगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी अनुचित फर्नीचर में बैठने का तरीका आपका सही नहीं है। कौन सा? जैसे झुककर बैठना, किसी सहारे से ऐसे बैठना, उसकी वजह से हो सकता है। और पर्याप्त व्यायाम का अगर अभाव है तो ये हो सकता है। आप बताएं कि हमें इस विकृति को रोकना है, राउंड शोल्डर को ठीक करना है तो कौन कौन से आसन या व्यायाम करना उसकी बात कर रहे हैं। एक तो कंधों का क्या करना है? व्यायाम करना है। कंधों में आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, या फिर हैंड रोटेशन हो गया फ्री हैंड में, ये हैंड रोटेशन हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हैं? शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना, हैंगिंग करना है। एक हैंगिंग हमने पहले भी किया था, स्कोलियोसिस के लिए किया था। यहाँ पर ये स्थिति बनेगी। देखो हैंगिंग का मतलब क्या है? ये स्थिति बनेगी। जब ये स्थिति बनेगी तो हमारे कंधे यहाँ पर ठीक होंगे, इसलिए लंबे समय तक हैंगिंग का रखना है। और चक्रासन रखना है। चक्रासन करने से भी किस पर जोर पड़ेगा? शोल्डर पे, तो शोल्डर ठीक होंगे। धनुरासन भी करना है तो धनुरासन में भी क्या है? ये स्थिति बन जाएगी ना, ये यानी पेट के बल लेटकर दोनों पैरों के अंगूठों को क्या करना है? पकड़ना है और लगातार ऐसे शोल्डर पर जोर पड़ेगा। शलभासन भी करें। शलभासन का मतलब होता है कि पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को भी आगे उठाना है, ऐसे जहाँ शोल्डर पे जोर पड़ेगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों पैरों को भी उठाना है, ऐसे नौकायन की तरह बनना, नाव की तरह बन जाना है। इस कंडीशन में बन जाना है। आगे से हाथों को उठाना और पीछे से पैरों को भी उठाना है। तो याद करें, जो भी व्यायाम या आसन जिस विकृति के लिए है उसे अच्छे से याद करना है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है नया टॉपिक है, और नया टॉपिक नए दिन से कराया जाएगा। ठीक है, तो आज